रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, पूरा नाम क्या था इसका? एग्जैक्टली, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअली दो तीन बातें हैं, ध्यान से समझो। इसको एक और चीज़ कहा जाता है, वी कॉल एज प्लैनेटरी मॉडल। ठीक है, इसको प्लैनेटरी मॉडल भी कहा जाता है, प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम्स। दो नाम है बेटा, ध्यान रखना है इसको। सबसे पहली चीज़ जो आपको जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ रदरफोर्ड वॉज अ स्टूडेंट ऑफ थॉमसन। ये थॉमसन के स्टूडेंट थे, पहली चीज़ ये याद रखना। सेकेंड थिंग ये याद रखना कि रदरफोर्ड सेकंड साइंटिस्ट थे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में नोबेल प्राइज़ विनर थे। ठीक है, ये जो थे इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 1871 से लेकर उनका जो वर्क था दैट इज़ 1931 के अराउंड हुआ था, और इन 1908-07 ही गॉट नोबेल प्राइज़। ठीक है, नोबेल प्राइज़ मिला था फॉर हिज वर्क। अब मैं बात करूंगा थॉमसन मॉडल से। थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था बेटा? थॉमसन मॉडल ने कहा था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उसमें बताया था कि जो नेगेटिवली चार्ज जो सीड्स होते हैं दे आर एम्बेडेड एक्टिंग एज ए नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली अरेंज। ये बात कही थी। जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या थे बेटा? इसके पॉजिटिव चार्ज क्या थे? प्लम था, और वो यूनिफॉर्मली अरेंज था। ये बात जरूर मेंशन करना, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली अरेंज। अब समझते हो ना आप लोग यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, समझते हो ना यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा हर जगह पे था। गॉट इट? इस मॉडल के अंदर हम लोग इस थॉमसन मॉडल को फेल करेंगे, और ये बताया जाएगा कि हाउ थॉमसन मॉडल इज रिजेक्टेड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात। देखिए बेटा, रदरफोर्ड पे सबसे पहली चीज़ आती है कि रदरफोर्ड वॉज नॉट वर्किंग ऑन एटॉमिक मॉडल्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स पे काम नहीं कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे? ही वॉज वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिविटी। वो रेडियो एक्टिविटी पे काम कर रहे थे। ठीक है, और वो क्या काम कर रहे थे? स्कैटरिंग। यू नो ना व्हाट इज स्कैटरिंग? लाइट का फैलना, स्प्रेड आउट होना। द बेस्ट एग्जाम्पल इज रेनबो। ठीक है, देखो इन्होंने क्या किया, एक थिन फॉइल ली, थिन गोल्ड की फॉइल ली। दिस वॉज अ थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, बहुत ही पतली सी गोल्ड की फॉइल ली, और यहाँ चारों तरफ लगा दिया इसने फ्लोरोसेंट मटेरियल। ठीक है, फ्लोरोसेंट मटेरियल समझते हो आप? जिस पे कुछ भी हिट हो तो क्या होगा? ग्लो अपीयर होगा। दो डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई। दिस वॉज अ फोटोग्राफिक प्लेट। इसको आप फोटोग्राफिक प्लेट कह सकते हो, फोटोग्राफिक प्लेट। ऑलराइट, क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ पे इन्होंने लिया एक लेड बॉक्स। अब लेड बॉक्स क्यों लेते हैं आई थिंक आपको आइडिया है। और यहाँ रखा गया कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। दिस वॉज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, और ये रहा आपका लेड बॉक्स। जैसा कि मैंने कहा, रदरफोर्ड वॉज वर्किंग ऑन रेडियो एक्टिविटी, नॉट ऑन एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल पे तो उनसे बस कंक्लूजन निकल गया फिर कि थॉमसन ने ऐसा कहा था तो मेरा क्यों नहीं हुआ, अगर ऐसा होता तो फिर ये होता, एंड सो ऑन। वो देखते हैं क्या क्या सिचुएशंस थी उसकी। क्लियर? नाउ सी, अब देखो यहाँ से रेस निकली होंगी तीनों, अल्फ़ा भी निकली, बीटा भी निकली, गामा भी निकली। लेकिन बीटा और गामा की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा थी। बीटा और गामा की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा थी, वो तो डेफिनेटली आर पार हो गई होंगी। वो उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है इसलिए वो पार हो गई, और हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल स्केल्स पे दिखाई दे पा रही थी, बहुत छोटे पार्टिकल्स थे। अल्फ़ा पार्टिकल थोड़ा हैवी है, बड़ा पार्टिकल है। तो अल्फ़ा पार्टिकल, मैंने कहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल पेपर के थ्रू भी बहुत मुश्किल से पार होता है, तो सारे डिटेक्शन अल्फ़ा पार्टिकल पे बात आ गई थी। तो अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से निकली। अच्छा, कितनी रेस निकली होंगी? 3। कितनी रेस? हाउ मेनी रेस आर एमिटेड? व्हाट टाइप ऑफ रेस मैं पूछ नहीं रहा हूँ, कितनी रेस निकली। ट्यूबलाइट से कितनी रेस निकल रही होंगी? 1 मोल।
यहाँ से भी 1 मोड निकली, लेट अस से टू 20,000 30,000 वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है, 20,000 रेज निकली सपोज। तो उसने कुछ ऑब्जर्व किए और ऑब्जर्वेशन ये था कि 99% रेज, कौन सी रेज, अल्फा रेज, सीधी चली गई विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, दीज आर अल्फा रेज। और हमें पता है अल्फा रेज क्या होती हैं, क्या होती है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होती हैं अल्फा रेज, पता है नहीं बस, सिर्फ कुछ रेज, ओनली फ्यू रेज विद डिफ्लेक्ट विद सम एंगल, कुछ ही रेज थी जो डिफ्लेक्शन शो कर पाई थी कुछ एंगल के साथ में। गॉट इट? एंड थर्ड कंक्लूजन, थर्ड ऑब्जर्वेशन ने देखा सिर्फ एक रे थी इसके अंदर जो जिस एंगल से गई उसी एंगल से वापस आ गई, मतलब 180 डिग्री के एंगल से वापस आई, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन था पहला इसका। अब ये डायग्राम आपको समझना है कैसे। यहाँ तो हमने बात की गोल्ड फॉइल लेकर, है ना, एक फॉइल के फॉर्म में। अब इसको एटॉमिक फॉर्म में बना के देखते हैं और फिर बात करेंगे, मेक इट फास्ट। नाउ सी, एक और डायग्राम बनाया है उसने जो हमें वापस बनाना है। मैं इस रेज को यहाँ पे एमिट कर रहा हूँ और वापस से इस चीज़ को लिख रहा हूँ। आपको भी दोबारा बनाना है बेटा, मेक श्योर। बेटा गोल्ड फॉइल है तो इसका मतलब एटम है, फॉइल है तो एटम है, ठीक है। तो थोड़ा एटॉमिक फॉर्म में देखते हैं हम लोग। एटम होगा तो डेफिनेटली ऐसा कुछ न्यूक्लियस होगा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होगा। हालांकि हमें नहीं पता अभी ये बात कि एक एटम है तो उसके अंदर क्या है। मैं इसको गोल करता हूँ, सिर्फ राउंड करता हूँ एक बार, तभी कंक्लूजन निकाल पाओगे आप। एटम है तो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे उस गोल्ड फॉइल के। मैंने माइक्रोस्कोपिक व्यू ले लिया बेटा, ऐसा सपोज कर लो, मैंने क्या लिया, माइक्रोस्कोपिक व्यू लिया उसका। पहले जो पतली सी फॉइल थी उसके अंदर एटम्स होंगे डेफिनेटली, उस एटम को मैंने थोड़ा एलोबरेट करके शो किया। अब देखो क्या हुआ ये कि इस बार भी सेम रिजल्ट्स, 99% रेस क्या हुई, सीधी गई, है ना, 99% रेस सीधी गई इन दिस मैनर। सिर्फ कुछ ही रेस थी जो कुछ एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी भैया। ये इसका सेंटर पॉइंट मान लेता हूं मैं, लाइक दिस इज अ सेंटर पॉइंट। दिस इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है, गॉट इट। सिर्फ कुछ ही रेस थी जो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुई विद सम एंगल। कैसे भी बना लो, डजंट मैटर। ओनली वन रे आउट ऑफ दीज विल डिफ्लेक्ट विद 180 डिग्री एंगल। अब मेरा सवाल, इस चौक को अगर मैं सीधा फेंकता हूं तो बेटा दीवार पे जाके लगेगी, वो इधर नहीं हुई, इधर नहीं हुई, क्यों, क्यों ऐसा हुआ, बताओ बेटा। बेटा सिंपल सी बात है, बॉल लेके फेंकता हूँ सीधे दीवार पे लगेगी, रास्ते में इधर कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई। रास्ते में तुम खड़े हो तो तुमको लग के या इधर होगी या फिर इधर होगी, सीधी गई इसका मतलब खाली है, सीधी सी बात। अगर सीधी गई तो उसका मतलब वो सारा स्पेस खाली है, तभी सीधी जा सकती है। रास्ते में कोई आ गया तो डेफिनेटली उसे टकरा के कभी इधर होगी कभी इधर होगी। तो पहला इसका ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। ऑब्जर्वेशन यह था, देखो यहाँ पे 5 पॉइंट पढ़ने होते हैं। पहला तो होता है डायग्राम, फिर होता है ऑब्जर्वेशन, तीसरा होता है इस ऑब्जर्वेशन के कंक्लूजन्स, चौथा होता है इसकी थ्योरी, और पांचवा है इसका लिमिटेशन। ये 5 हेडिंग्स में इसको पढ़ना आपको, और पांचों से क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली। तो ऑब्जर्वेशन क्या थी, पहली ऑब्जर्वेशन, 99% ऑफ अल्फा रेज गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना कोई रुकावट के सीधी सीधी चली गई। क्यों चली गई, ये थॉमसन बाद में सोचेगा, पहले तो देखा उसने, क्या देखा वो बात कर रहे हैं। सेकंड, ओनली फ्यू रेज विल डिफ्लेक्ट विद सम एंगल। सिर्फ कुछ ही रेज डिफ्लेक्शन शो करी। अब उसने कैसे डिटेक्ट किया बेटा, माइक्रोस्कोप से वो सारी चीज़ देख रहा था, डिफ्लेक्शन को देख रहा था, कहाँ कहाँ वो ग्लो अपीयर हो रहा था, उस चीज़ को नोटिस कर रहा था।
और बार बार नोटिस किया, हर तरीके से नोटिस किया, फिर ये कंक्लूजन निकाले उसने। थर्ड पॉइंट क्या बोल सकते हैं, ओनली 1 आउट ऑफ 20,000, किसी बुक में 10,000 है, किसी में 12,000 है, वॉट एवर यू वांट टू से, ठीक है, ध्यान रखना, अलग अलग बुक में अलग अलग है, तो आप ये ध्यान रखना, सिर्फ एक ही रे थी जो सीधी गई। 20,000 की अप्रॉक्स करता हूँ तो 1 तो आप रेशियो निकाल सकते हो कितना कम होगा, कितनी प्रॉबिलिटी है इसकी टकराने के वापस आने की। तो 1/20,000 रेज विल डिफ्लेक्ट विद 180 डिग्री एंगल, मतलब जिससे गई वापस उसी से आ गई। ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। अब इसके कंक्लूजन सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। तो कंक्लूजन को, बात को समझना बेटा, 99% रेस सीधी गई, इसका मतलब रास्ता पूरा खाली था, कोई रुकावट नहीं थी, ठीक। सिर्फ कुछ ही रेस डिफ्लेक्ट हुई, मतलब 20,000 रेस अगर मैं डालता हूं तो उसमें से 19,800 रेस तो सीधी चली गई, मतलब रास्ता पूरा खाली है। और यहीं पर बेटा एक बात बोलूँ आपको, थॉमसन की थ्योरी फेल हो गई। कैसे? थॉमसन ने क्या कहा था बेटा, समझिए। थॉमसन ने कहा था जो पॉजिटिव चार्ज है, अकॉर्डिंग टू थॉमसन, द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली अरेंज, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो पूरी तरह से एक जैसा अरेंज है। हम क्या फेंक रहे हैं ये बात हमें पता है, हम क्या डाल रहे हैं इसके ऊपर ये बात मुझे पता है, क्योंकि बीटा और गामा रेस तो शायद पार हो गई है, पता ही नहीं चल पा रहा था उसका। अल्फा रेस का पता चल रहा था क्योंकि वो बड़ी थी, बात समझ में आई। और अल्फा रेस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं, वैसे भी हीलियम न्यूक्लियस है, तो अल्फा रेस हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन हट गए, He2 पॉजिटिव होता है, तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन, और प्रोटॉन में पॉजिटिवली चार्ज हैं। बात समझ में आई। तो हम क्या भेज रहे हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब बात को समझना है, अगर मैं अल्फा रेस इस पे डालता हूँ थॉमसन मॉडल पर, तो क्या 99% रेस डिफ्लेक्ट होती? भैया होती। तुम क्या डाल रहे हो, पॉजिटिव, और उसने क्या कहा था कि पॉजिटिव जो है वो यूनिफॉर्मली अरेंज्ड है, तो पॉजिटिव के बीच में तो रिपल्शन होना चाहिए था, होगा। तो 99% रेस तो या 100% रेस तो डिफ्लेक्ट होनी चाहिए थी, होता अकॉर्डिंग टू थॉमसन, बट रिजल्ट में कुछ और मिला रदरफोर्ड को। यहाँ तो उल्टा हो गया, 99% रेस सीधी गई, तो या तो थॉमसन गलत है या रदरफोर्ड गलत है। गलत कौन हुआ भाई, इसने तो कह दी थी बात सिंपल थियोरेटिकल फॉर्म में, इसने एक्सपेरिमेंट करवाए, तब जाके वो रेडियो एक्टिविटी को छोड़कर एटॉमिक मॉडल में घुसा कि थॉमसन ने कुछ और कहा था और यहाँ रिजल्ट कुछ और शो हो रहे हैं, इसका मतलब एटम कुछ और तरह का होगा, जैसा थॉमसन बताया वैसा नहीं था। क्योंकि अगर थॉमसन की बात सच होती तो पॉजिटिवली चार्ज जो था उसका प्लम था वो यूनिफॉर्मली अरेंज था, और अगर मैं पॉजिटिव चार्ज फेंकता हूँ तो देयर मस्ट बी रिपल्शन फॉर एवरी रेस, हर एक रेस पे रिपल्शन होना चाहिए था, और कोई भी रेस सीधी नहीं जा सकती थी उस कंडीशन में। क्या यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बट यहाँ पे कुछ और हुआ, यहाँ क्या हुआ, 99% रेस सीधी गई, इसका मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली अरेंज नहीं था। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? इसका मतलब एटम का मोस्ट ऑफ द पार्ट कैसा है, खाली है। एक एटम के ऊपर अगर बात करूं मैं, एटम कैसा होता है, तो थॉमसन मॉडल फेल कैसे हुआ, समझ में आ गई कहानी। अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल द पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, इफ वी scattered a alpha rays which is a positively charged, there must be 99% repulsion, there must be deflection, but in Rutherford model there was 99% rays goes without any deflection. This suggests that most of the part of atom is empty, खाली है। क्लियर हुआ माई पॉइंट? बात समझ में आ गई बेटा? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। मैं सिंपल सा फैक्ट है, डस्टर को फेंकता हूँ, कोई नहीं रास्ते में, क्या होगा, सीधा जाके दीवार पे लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रास्ता खाली है। अब एटम की सिचुएशन समझो बेटा, एटम कैसा है। आपको अगर एटम को सोचना है ना तो इस तरह से समझो, एक छोटी सी टेनिस बॉल है, ठीक है, और ये है 5 किलोमीटर का एक ग्राउंड। कितना है? 5 किलोमीटर। और यहाँ से तुम एक छोटी सी बॉल फेंक रहे हो, चलो फुटबॉल भी फेंक रहे हो, गॉट इट? कितनी चांस है कि इसको हिट हो जाए? 20,000 फुटबॉल फेंकते हो, कितनी चांस है हिट हो जाए? नहीं होगी, बहुत ही रेयर चांस होगी, बहुत रेयर प्रोबेबिलिटीज होगी कि इसको हिट हो जाएगी। मैक्सिमम जो फुटबॉल्स हैं वो सीधी सीधी जाएंगी भैया। चलो तुम इसको बड़ा कर दो, उल्टा केस कर लो, यहाँ फुटबॉल रख दो और यहाँ पे रख दो आप टेनिस बॉल,
5 किलोमीटर का एरिया है, 5 किलोमीटर का एरिया, गॉट इट। और सेंटर पॉइंट पे क्या रखा हुआ है, फुटबॉल रखी हुई, और यहाँ पे तुम्हारे पास 20,000 टेनिस बॉल्स हैं, तुम फेंक रहे हो 1 बाय 1 करके, या एक साथ फेंक दो, सबको एक साथ फेंक दो, कितनी चांसेस हैं कि इसको हिट करेगी वो, अंदाज़ा लगा सकते हो। सेम एटम है, ऐसा एग्जैक्टली सेम एटम है। ये जो सेंटर पॉइंट इसका न्यूक्लियस कहलाता है, ये समझ लो ये वो फुटबॉल है जी, और जो अल्फ़ा रेस हैं वो ये हैं टेनिस बॉल्स हैं, और ये जो एरिया है पूरा जो कवर्ड कर रहा है एटम का, डैट वाज अराउंड 5 किलोमीटर रेंज एरिया। तो अब अंदाज़ा लगाओ 20,000 रेज आएंगे तो क्या होगा, होगा 99% रेस विदाउट डिफ्लेक्शन, और बहुत ही कम चांसेस होंगे अगर बॉल यहाँ लग गई, यहाँ लग गई या फिर यहाँ लग गई तो डेफिनेटली डिफ्लेक्ट हुई होंगी। सिर्फ 1.0001% चांस होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल चांस होगा कि कोई भी बॉल सेंटर पॉइंट पे हिट हो और वापस उसी एंगल से जाए, जो कि यहाँ हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सवाल हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ बेटा। तो एटम को कभी भी एज्यूम करना हो तो ऐसे एज्यूम करना है, टेनिस बॉल और एक 5 किलोमीटर का ग्राउंड, एग्जैक्टली सेम पिक्चर होती है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट समझते हैं, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई, डिफ्लेक्शन कब हुआ। अब जरा सोचो, अगर सेंटर पे मैं इसको फेंक रहा हूँ यहाँ से, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये समझ में आता है, अल्फा रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब मैं जो यहाँ से डाल रहा हूँ रेस वो कैसी हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। सेंटर पे हमें क्या पता अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है जी, हाउ वी नो। अगर नेगेटिव होता तो रेज वहीं चिपक जाती, आगे नहीं जाती। गेटिंग माई पॉइंट। तो अंदर डेफिनेटली कोई पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, और छोटा मोटा पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, बड़ा पॉजिटिव चार्ज। देयर इज अ हैवी पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड एट द सेंटर। क्योंकि एक सिंपल से बात करते हैं, एक वहाँ पर इतना बड़ा पत्थर का बॉल रख देता हूँ मैं, ठीक है, और मेरे हाथ में है एक छोटी सी बॉल, पत्थर की समझ लो, ठीक है, और मैं उसको हिट कर रहा हूँ, या लोहे की समझ लो, हिट कर रहा हूँ, तो वो वहीं रहेगा, बॉल हिट होगी। अब रिवर्स कंडीशन करके देखो जरा, छोटी बॉल वहाँ रख देता हूँ और बड़ी बॉल अपने हाथ में ले लेता हूँ, हिट करता हूँ, कौन आगे जाएगा। अब ये बात कैसे कंक्लूड हुआ कि सेंटर पे हैवी था, क्योंकि आगे अल्फा रेस हिट कर रही थी, आगे अल्फा रेस हिट कर रही थी, इसका मतलब बीच में ज़रूर कोई बड़ा पार्ट होगा, बड़ी हैविली पॉजिटिवली चार्ज रहा होगा। आई बात समझ में, तभी डिफ्लेक्शन हुआ। 2 पॉइंट थे बेटा, एक नेगेटिव पॉइंट क्यों नहीं है, नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं था सेंटर में, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो ज़रूर चिपक जाता, आगे डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देता। इससे क्लियर हुआ कि अंदर पॉजिटिव हुआ। अब दूसरा सवाल ये उठा कि अंदर छोटा पॉजिटिव चार्ज था कि बड़ा पॉजिटिव चार्ज था। तो आपने इस केस को कैसे समझा कि एक छोटी सी बॉल लो और एक बड़ी बॉल लो, ठीक है, स्टील की बॉल्स ले लो, मान लो स्टील की बॉल्स हैं, छोटी सी बॉल है इतनी सी और एक इतनी बड़ी बॉल है, वहाँ रखी है, आप हिट कर रहे हो छोटी बॉल को बड़ी बॉल पे, क्या होगा, छोटी बॉल हमेशा जंप करेगी, बाउंस करेगी। उल्टा कर दो रेस, वहाँ पे कर दो छोटी बॉल, यहाँ कर दो बड़ी बॉल, फेंकोगे, कौन मूव करेगा, छोटी ही मूव करेगी। एज उसने देखा कि अल्फा रेस हिट कर रही हैं, अल्फा रेस आर हिटिंग, तो आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो बेटा, यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि अंदर ज़रूर बड़ा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा तभी हिट गई। क्या ये स्टोरी समझ में आई? क्योंकि इसी पे डिपेंड है बेटा पूरी की पूरी थ्योरी, इस पर जो वैल्यूज़ आएंगी, 1 फर्मी 1 आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह सब कुछ जो इसकी वैल्यूज़ बनेंगी, एटम का साइज़ वगैरह निकालेंगे, वो सब इसी बात पर डिपेंड है। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि ये कंक्लूजन्स कैसे निकाले जा रहे हैं, तो आपको सारी पिक्चर क्लियर होगी। इज इट क्लियर? एनी डाउट? श्योर? So 99% rays goes without deflection, that suggests that there is a empty space, a lot of empty space present in the atom. पहला बात। Second thing, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हुई, चाहे कुछ एंगल से या 180 डिग्री से, मतलब ज़रूर बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, देयर मस्ट बी ऑब्स्ट्रक्शन। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हमने कैसे जाना कि भैया डिफ्लेक्ट हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, तभी डिफ्लेक्शन होगा, दैट मीन्स इट इज़ मस्ट बी अ पॉजिटिवली चार्ज, वो पॉजिटिवली चार्ज ही रहा होगा। तीसरी बात कि 180 डिग्री के एंगल पे हिट हो रहा है, इसका मतलब वो चीज़ सेंटर पे ही होगा, इधर उधर नहीं होगा। एटम के अंदर न्यूक्लियस ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, सेंटर पे भी हो सकता है। ये बात कंक्लूड इससे हुई, थर्ड पॉइंट से। गेटिंग माई पॉइंट? श्योर? आगे चलें। नाउ वी हैव कंक्लूजन। ये हो गया सबका? ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन्स की कि क्या कंक्लूजन निकाला इसने।
तो फर्स्ट हमने पढ़ा रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब सिर्फ देखना, हमने क्या देखा, क्या पता चला हमें उसको। सेकेंड आता है कंक्लूजन्स, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे आते हैं। राइट डाउन इट्स ऑब्जर्वेशंस एंड हाउ विल यू कंक्लूड दीज ऑब्जर्वेशंस। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 3 मार्क्स के लिए, 3 पॉइंट्स के लिए। तो फर्स्ट थिंग, एज मोस्ट ऑफ द पार्ट, ये ऐसा बोलोगे 99% रेज goes without deflection। 99% रेज सीधी सीधी गई थी विदाउट डिफ्लेक्शन। इट मीन्स दैट देर इज, क्या नहीं था, देर इज अ लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन एटम। भाई तभी हो सकता है, सीधी तो तभी जा सकती है जब रास्ते में कोई रुकावट ना हो, है ना बात बेटा। सेकेंड थिंग, ओनली फ्यू रेज विल डिफ्लेक्ट विथ सम एंगल। ओनली फ्यू रेज विल डिफ्लेक्ट with some angle। it means there must be, क्या होगा, there must be obstruction inside the atom। पक्का कुछ ना कुछ रुकावट होगी तभी डिफ्लेक्ट हुआ, है ना बात बेटा। ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगी। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, कोई ना कोई चीज़ रखी होगी तभी उससे टकरा के कहीं इधर उधर मूव करिए, वरना वो भी सीधी जाती। गेटिंग माई पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट जो इसमें बात आ रही है कि कुछ एंगल्स, अब ये ऑब्स्ट्रक्शन हैवीली भी हो सकता है, लाइट भी हो सकता है, दोनों चीज़ है। अब इसको कंक्लूड कैसे करें कि 1 out of 20,000 रेज डिफ्लेक्ट with 180 degree। it means there must be, क्या होगा, there must be heavy positive charge is present at center। ये बात इंपॉर्टेंट है भैया। 180 डिग्री का एंगल तभी बन सकता है जब आपके पास कोई बड़ी पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे हो। मैंने पॉजिटिव इसलिए बोला क्योंकि मैं फेंक भी रहा हूँ पॉजिटिव को। नेगेटिव होता, पॉजिटिव होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता, उसके इसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता। तो ये 3 कंक्लूजन निकले। एनी डाउट इन दिस कंक्लूजन्स? डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊं? लेट्स सी, इसको लिखो पहले। नाउ आफ्टर दिस, आफ्टर द कंक्लूजन्स जो उन्होंने सोचे, उसके बाद में इन्होंने बनाई दैट इज थ्योरी, रदरफोर्ड थ्योरीज, या इसके फीचर्स बोल दो। ठीक है, तो फीचर्स की बात करते हैं कि क्या क्या फीचर्स थे। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, फीचर्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर थ्योरी जो उसने बोली, क्या क्या पॉइंट्स बोले। पहला पॉइंट इसने कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, खाली था। फर्स्ट पॉइंट। अब ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है ना, कंक्लूजन हो गया उसके। ठीक है, सेकेंड थिंग, अब एटम जो होता है, एटम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एटम के पास 2 पार्ट्स होंगे, वन इज न्यूक्लियर पार्ट, अनदर इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक न्यूक्लियर पार्ट होगा जिसमें न्यूक्लियस होगा, और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होगा जो कि न्यूक्लियस के अलावा कुछ भी है। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट था वो तो खाली था,
बट जो न्यूक्लियर पार्ट था उसी के अंदर सब कुछ था। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये कहता है प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर पार्ट सो न्यूक्लियस या न्यूक्लियर पार्ट इज positively charged, and this positively charged nuclear part is called as nucleus, and this positively charged nuclear part क्या नाम दिया इसने, is known as nucleus। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा, हु डिस्कवर न्यूक्लियस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, और ये कहा था कि न्यूक्लियर पार्ट जो होता है उसमें पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, 1931 की बात हुई थी। तो 1931 के बाद चैडविक आया था, 32 के अंदर न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ था। फिर बाद में कहा गया कि न्यूक्लियर पार्ट में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। तो अभी तक प्रोटॉन की ही बात करेंगे, क्योंकि वहाँ पर चैडविक ने अभी तक अपनी डिस्कवरी के बारे में डिस्क्लोज नहीं किया था। 1932 में हुई थी, और ये तो 31 तक की बात है बस। क्लियर है? तो देखो जरा सोचो, कितने देर बाद में, कितने दिनों बाद में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, क्योंकि किसी चीज़ के किसी के दिमाग में नहीं आया होगा कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये सब सोच रहे थे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बैलेंस हो गया, खत्म। चैडविक ने जब एक्सपेरिमेंट करवाया तब उसे पता चला कुछ मास में कमी आ रही है, वो कहीं मास में जो कमी आ रही थी वो क्या था, कुछ न्यूट्रल पार्टिकल निकला, तब जाके वो डिटेक्ट हुआ था, जैसे कि चैडविक की थ्योरी में बताया गया था। मैंने आपको बताया वो चीज़। ठीक है, फोर्थ पार्ट। अब चलो प्रोटॉन की बात हो गई जी, ठीक है, प्रोटॉन की बात हो गई। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में कौन रहेगा? पहली बात, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट and revolving around the nucleus in a circular manner with some energy। बस यहीं पे ये फेल हो गया था, अदरवाइज सब कुछ सही था इसका। Electrons are present in extra nuclear part, ठीक है, and revolve around the nucleus। अब समझ गए ना न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियर पार्ट मतलब पॉजिटिव चार्ज अराउंड द न्यूक्लियस विद सम एनर्जी। मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, इस बात को समझना, विद सम एनर्जी इन सर्कुलर पाथ। जैसे कि ये सन है और सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो सन मान लो न्यूक्लियस, और जो प्लैनेट्स है वो आपके इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहे हैं। समझ में आई बात? विद सम एनर्जी, विद सम एनर्जी। बात क्लियर हुई बेटा? तो विद सम एनर्जी सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, इसीलिए इसको कहा गया प्लैनेटरी मॉडल। इज इट क्लियर? नाउ नोट डाउन दिस फास्ट, देख लो। सो 4 पॉइंट हो गए फीचर्स। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ लास्ट पॉइंट पे देखिए, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट स्टेशनरी। तो 5th पॉइंट बोल सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज नॉट स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब दे आर नॉट एट रेस्ट, वो रेस्ट पे नहीं है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, वो घूमते रह रहे हैं। समझ में आई बात? नेक्स्ट पॉइंट 6th। अच्छा, थॉमसन ने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बताई थी ना, द टोटल पॉजिटिव चार्ज इज बैलेंस बाय द टोटल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी वो बात प्रूफ होनी चाहिए। लेट अस से हाउ। उसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में, वो उतने ही होते हैं जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पार्ट में। ठीक है, सो याद रखना, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट
in extranuclear part is equal to total protons कहाँ थे? प्रेजेंट इन न्यूक्लियर पार्ट या न्यूक्लियस बोल दूं? इट मीन्स ये क्या सजेस्ट करता है? इट मीन्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। भाई एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये बात सजेस्ट करेगा या नहीं करेगा? बताइए, टोटल पॉजिटिव चार्ज टोटल नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के साथ बैलेंस हो गया, दैट मीन्स इट इज टोटली न्यूट्रल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एनी डाउट इन दिस? ऑल राइट, अब आती है बात दैट इज साइज के ऊपर। साइज ऑफ एटम कितना है और साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना है? तो याद रखना, द साइज ऑफ एटम इज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। कितना है? 1 आर्मस्ट्रॉन्ग। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग मीन्स 10⁻⁻10 मीटर, इतना है। एंड द साइज ऑफ, या रेडियस करें, साइज के बजाय रेडियस करें, द रेडियस ऑफ एटम इज 1 आर्मस्ट्रॉन्ग एंड द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 1 फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी को हम 1F कहते हैं, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। कितना है बेटा? 1 फर्मी। फर्मी का मतलब 10⁻⁻5 मीटर। आर्मस्ट्रॉन्ग, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग कहते हैं, ARMSTONG, आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है? ए के ऊपर नॉट लगा दो, जिसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी आपको, किसका क्या साइंटिफिक नोटेशंस है। ठीक है, देन 8 पॉइंट, द रेशियो ऑफ रेडियस। अगर रेशियो निकालें तो कितना होगा रेशियो? रेडियस का रेशियो देखते हैं बेटा। रेडियस ऑफ एटम या ऑफ न्यूक्लियस अपॉन रेडियस ऑफ एटम कितना होगा? लेटस से इसको मैं नाम दे देता हूँ RN और इसको नाम देता हूँ RA। समझ गए? N फॉर न्यूक्लियस, A फॉर एटम। कितना बेटा? न्यूक्लियस का था 10⁻⁻15 मीटर्स था, और इसका कितना था? 10⁻⁻10 मीटर। तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻5 मीटर। तो मैं एक बात कह सकता हूँ कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, अब 10⁻5 मीटर का मतलब क्या है? 1/10⁻5, यही मतलब है, यही मतलब है बेटा। तो चेक करें, तो ये बात कही जा सकती है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन द रेडियस ऑफ एटम इज 1/10⁻5। बात सही है जी? तो इसका मतलब रेडियस ऑफ एटम कितना है? 10⁻5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। अब अंदाज़ा लगा लो बेटा, 10⁻5 का मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख होता है। तो 1 लाख टाइम रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आएगा, तब जाके एक रेडियस ऑफ एटम बनेगा। तो बात वही होगी ना? कितनी बात होगी? वही एक छोटी सी बॉल और 5 किलोमीटर का एरिया, सेम सिचुएशन। कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं? बड़े सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस अपॉन द रेडियस ऑफ एटम। न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है इतना, इसका इतना, कैंसिल करोगे 10⁻⁻5 आ गया। -5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इतना पता है। तो इन दोनों को लिख दिया मैंने, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ दिस। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आता है क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो रेडियस ऑफ एटम कितना बड़ा है? 1 लैम्ब टाइम ऑफ दिस थिंग। मतलब अगर ये रेडियस है न्यूक्लियस, किसका? न्यूक्लियस का, तो इसके 1 लाख गुना ज़्यादा बड़ा होगा एटम का। यही तो मतलब है इसका। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? अब एक और रेडियस निकालते हैं। हो गया ये? डू इट फास्ट। ऊपर का हो गया फर्स्ट पॉइंट। नाउ वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं बेटा। 9th पॉइंट इज वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम रेशियो
ऑफ एटम टू द न्यूक्लियस। ये बेटा आप लोग निकाल के जल्दी बताओ मुझे, व्हाट इज द वैल्यू, क्विक। नाउ सी वॉल्यूम रेशियो निकालते हैं, तो हमें पहले ये सोचना पड़ेगा कि एटम होगा कैसे। तो एटम इज अज्यूमिंग दैट एटम एंड न्यूक्लियस बोथ आर स्फेरिकल इन नेचर। कैसा एज्यूम करना है, दोनों कैसे हैं, स्फेरिकल हैं। और स्फेरिकल क्यों, इसका रीज़न आपको थॉमसन ने दे दिया था कि स्फेयर के अंदर सबसे मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है ना। तो इस तरह से बात करते हैं हम लोग। तो अज्यूमिंग दैट एटम एंड न्यूक्लियस आर इन स्फेरिकल, तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, समझ गए। Va क्या है, एटम का वॉल्यूम है, और Vn क्या है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम है। तो लेट अस से वॉल्यूम एक स्फेयर का होता है, यहां पे लिख भी लेना, अज्यूमिंग दैट एटम एंड न्यूक्लियस, एटम और न्यूक्लियस आर स्फेरिकल इन नेचर, या स्फेयर। अब स्फेयर समझ के उसका काम करो। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर ए का होल क्यूब, एटम के लिए एटम का रेडियस, और न्यूक्लियस के लिए 4/3 पाई आर एन का होल क्यूब। समझ में आई बात, ये इससे कट गया पूरी तरह से, तो बचेगा क्या, रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब टू द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब। तो ये कट गया ना बेटा, चाहे वैल्यू लिखो ना लिखो, डिवाइडेशन में। सो लेट्स सॉल्व दिस। एटम का रेडियस कितना था, रेडियस ऑफ एटम इज 10 to the power 10 का होल क्यूब अपॉन 10 to the power -15 का होल क्यूब। यही है, यहाँ तक कोई डाउट है, सिंपल वैल्यूज पुट ऑन की है। अब सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 3 है तो 30 हो जाएगा, 10 की पावर -30 अपॉन 10 की पावर -45, 15 है, 15 15 15 45 हो गया, पावर्स में एडअप हो जाते हैं, पता है आपको ये चीज़। जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 अपॉन 10 की पावर -15, और वी कैन से 10 की पावर 15, ये माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम टू द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power 15। तो मैं ये बात कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 to the power 15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, 10 to the power 15 टाइम ऑफ द न्यूक्लियस वॉल्यूम। अब जरा अंदाजा लगाओ कितना वॉल्यूम रहा होगा, गॉट इट। सोच सकते हो अब न्यूक्लियस कितना छोटा पार्टिकल है और एटम कितना बड़ा है उसके रिस्पेक्ट में। ऑल्दो खाली है बट है तो काफ़ी बिगर साइज का ना, बिगर वॉल्यूम का। तो ये बहुत ही पिक्चर क्लियर हो जाती है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट ऑन होते हैं बेटा, कितना एटम था, कितना रेशियो था, कितना क्या था। तो आपको ये सॉल्व करके देख लो, बहुत इजी कंसेप्ट है। बस ये पता होना चाहिए कि रेडियस ऑफ एटम कितना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है। डन डन, ऑलराइट। तो फीचर्स हो गए बेटा इसके ख़त्म। अब हम बात करेंगे, कुछ नोट डाल के जो बात इंपॉर्टेंट है वो लिख लेते हैं। हाँ बेटा, वॉल्यूम का रेशियो है, रेशियो को यूनिट होगी क्या, यू कैन सी वी आर टेकिंग अबाउट द रेशियोज। रेशियो में अगर यूनिट भी होगी तो ऊपर भी यूनिट नीचे भी यूनिट कट जाएगा, गॉट इट। तो इसीलिए जब रेशियो की बात होती है तो कभी भी क्या नहीं होती, यूनिट्स नहीं होती, इट्स जस्ट अ रेशियो। नाउ नोट में एक बात लिखते हैं हम लोग कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर किसके द्वारा, बाय रदरफोर्ड, पहला पॉइंट जी। दूसरा पॉइंट, वॉल्यूम ऑफ एटम इज 10 की पावर 15 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ये बात देखी हमने। और रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वेयर VA, VN, RA, RN आई थिंक समझ में आ गया होगा। R फॉर रेडियस, V फॉर वॉल्यूम, A फॉर एटम, N फॉर न्यूक्लियस। अब तुम चेक करते हैं ना, -5 नहीं, चेक इट आउट, चेक अगेन, look at here, radius of atom to the radius of nucleus 10 की पावर -10 अपॉन 10 की पावर -15, कैंसिल आउट करो, 1 अपॉन 10 की पावर
-5, या -5 ऊपर जाके 10 की पावर 5 बन गया, तो मैं कह सकता हूँ रेडियस ऑफ एटम इक्वल्स टू दिस वन, और वी कैन से रेडियस ऑफ एटम इज 10 की पावर 5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, वेयर इज द माइनस? बेटा मैंने माइनस वैल्यू माइनस में आई, लेकिन उसको रेसिप्रोकेट कर दिया तो प्लस में हो गया ना। वॉट एवर द थिंग इज, करेक्शन इज दिस। मैंने ये लिखवाया था, आई नो दिस थिंग, तुमने शायद कुछ गलती कर ली हो, चेक इट आउट बेटा। -5 नहीं होता, या फिर वो ये होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -5 टाइम्स ऑफ दिस एटम। अगर न्यूक्लियस की बात करोगे तो ये नीचे आ गया बेटा। यहाँ से ये बात भी तो निकाल सकती हो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज 10 की पावर -5 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ एटम। बात वही है, एटम के रिस्पेक्ट में न्यूक्लियस देख रहे हो कि न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में एटम देख रहे हो? साइन कन्वेंशन थोड़ा ध्यान रख लो, नहीं आता तो सॉल्व करके फटाफट निकाल लो। कोई डाउट? ऑलराइट, नाउ लिमिटेशन लिख लिया ना? नाउ लिमिटेशन, आई थिंक बहुत इजी सा कंसेप्ट था, सिर्फ वैल्यूज पता होनी चाहिए। नाउ समझो लिमिटेशन। वेट अ मिनट, ओनली 2 to 3 मिनट्स, जस्ट लास्ट लिमिटेशन हो जाए। अब एक बात समझो बेटा, इसको ऐसे समझो, एक पत्थर लिया मैंने, छोटा सा पत्थर, और एक धागे पे बांध दिया, ठीक है, और घुमा रहा हूँ। कब तक घुमा सकते हो? जब तक कि तुम्हारी एनर्जी खत्म ना हो जाए। 1 साल, 2 साल, 20 साल, 100 साल, करोड़ों साल, कितने साल तक घुमा सकते हो? अरे तुम तो एक दिन में थक जाओगे भाई। न्यूक्लियस भी तो ऐसा ही हो रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अरे कब तक घूम रहा है? जब तक एनर्जी है। इसने यही तो कहा था, याद करो इसका एक पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद सम एनर्जी, मतलब उसके पास कुछ एनर्जी थी, और अगर घूमेगा धीरे 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 तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी एक टाइम कम होगी तो बेटा ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं लगेगा कि ये हालत हो जाए। ये न्यूक्लियस है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में घूम रहा है तो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, धीरे धीरे एनर्जी कम होती जाएगी कम होती जाएगी कम होती जाएगी, और फाइनली न्यूक्लियस में ही कोलैप्स हो जाएगा। होगा ही नहीं होगा? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, होता है हमेशा। होगा? तो क्या इसने एटम की स्टेबिलिटी बताई? नहीं बता पाया, ये सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट। तो फर्स्ट इसके 2 ही पॉइंट है, बस लिख लो फटाफट कि एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस विद सम एनर्जी। उसने ये बात कही थी, मैंने कहा था ना सम एनर्जी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, उसका मतलब समझना। विद सम एनर्जी, तो सम एनर्जी मतलब कुछ एनर्जी है उसके पास, वो एनर्जी धीरे धीरे घूमते घूमते वर्क डन करोगे तो खत्म तो होगी। तो वो हल यहाँ पे भी हुआ, विद सम एनर्जी, ठीक है, कॉमा, वाइल रिवॉल्विंग, जब वो घूम रहा है अराउंड न्यूक्लियस, इट्स एनर्जी गेट स्लोली वैनिश, धीरे धीरे कम होती जाएगी या खत्म ही हो जाएगी। एंड फाइनली इलेक्ट्रॉन कोलैप्स इनटू द, कहाँ कोलैप्स हो जाएगा? न्यूक्लियस। इट मीन्स, सो हम लिख सकते हैं, सो stability of atom could not be explained। एटम की स्टेबिलिटी नहीं समझा पाया भैया, क्योंकि अगर ऐसा है कुछ एनर्जी के साथ घूम रहा है तो धीरे धीरे खत्म होगी, और खत्म होगी तो उसके अंदर समा जाएगा और कहानी खत्म। एटम न्यूट्रल कहाँ हुआ, वो बात भी फिनिश होगी इसकी। अब सेकंड पॉइंट जो उसका लास्ट है कि भैया इलेक्ट्रॉन घूम तो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा हुए तो कहाँ कहाँ सिचुएटेड हैं, वो बात भी नहीं बता पाया। तो उसका मतलब ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द शेल्स। ये जो रिवॉल्विंग जो थे इसके चारों तरफ जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इसको शेल्स का नाम दिया गया था। तो इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ये कुछ नहीं समझा पाया, और कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक एटम के पास, दिस इज ऑल्सो नॉट। सो ही कुड नॉट एक्सप्लेन
the distribution of electron in extranuclear part. एंड थर्ड पॉइंट ये भी डाल सकते हो, could not explain electronic configuration. That's all about Rutherford. Note down this.